हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों आज का मेरा टॉपिक होगा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी विकास एवं नवाचार के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक बहुत ही अच्छा टॉपिक उठा लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सबके दिलों में इस समय बसता है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी अभी दोस्तों न्यू दिल्ली में एक समिट हुई थी। न्यू दिल्ली में एक समिट हुई थी। वो कौन सी समिट थी दोस्तों? वो एआई समिट थी। ध्यान रखिएगा, एआई समिट थी, जिसमें बहुत सारे अलग अलग देश से अपने अपने जो भी एआई में आप इंप्रूवमेंट किए हैं उसको आपको प्रदर्शन करना था। जिसमें हमारे भारत से भी दोस्तों एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा कुत्ता प्रस्तुत किया था जो दोस्तों भारत में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि भारत की भी छवि को जो है डाउन किया है। दोस्तों ये बहुत सोचनी बात है, इसमें मुझे हंसी छूट रही है क्योंकि आप वो वीडियो जरूर देखे होंगे। और सबसे बड़ी बात वो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू भी आप देखे होंगे कि वो कितने मतलब एक झूठ बोलने की भी हद होती है, उसकी भी सीमा पार। ठीक है, चलिए छोड़िए, वो आपका मैटर है, आप देखिए। यहाँ पे देखिए, हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे। मतलब एआई कंप्यूटर साइंस में आकर्षक और सार्वभौमिक क्षेत्र में से एक है जिसका भविष्य में बहुत बड़ा दायरा है। क्या लिखा है दोस्तों? जिसका भविष्य में बहुत बड़ा दायरा है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। आज आप देख लीजिए, जितने भी ब्राउजर है फेमस, जैसे कि ब्राउजर एज हो गया, क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया दोस्तों, इनमें सब में एआई मॉड्यूल ऐड होके आ रहा है। आप अगर पहले क्या होता था कि हम लोग इस तरीके के कंटेंट को छोड़िए, ये तो मेरा हाथ का लिखा हुआ कंटेंट है। जैसे क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करना है तो क्या होता था कि उसको टाइप किया जाता था। अब क्या है दोस्तों, आप फोटो खींचिए और अपलोड कर दीजिए और बोल दीजिए डायरेक्ट कि कन्वर्ट टेक्स्ट, पूरा का पूरा दोस्तों कन्वर्ट करके आ जाएगा वो टेक्स्ट में। समझ में आया? तो दोस्तों ये है एआई। ये किसके तहत हो रहा है? सब ये एआई के तहत होता है। तो इसका दोस्तों यही चीज लिखा है कि जिसका भविष्य में क्या है, बहुत ही बड़ा दायरा है। ठीक है, एआई में मशीन को मनुष्य की तरह काम करने की प्रवृत्ति होती है। मशीन को मनुष्य की तरह, जिस तरीके से मनुष्य सोचता है उस तरीके से दोस्तों मशीन सोचती है। ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस से मिलकर बना है। ठीक है, से मिलकर बना है, जहां आर्टिफिशियल का अर्थ है मानव निर्मित, ठीक है, और इंटेलिजेंट का अर्थ है सोचने की शक्ति। देखिए, मानव निर्मित और सोचने की शक्ति, ठीक है, मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया है और उसमें मानव जैसी सोच उत्पन्न होती है, वो है दोस्तों आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पे देखिए, जिसमें एआई का अर्थ बना मानव निर्मित सोचने की शक्ति। ठीक, समझ में आया? जिसमें हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस का वह क्षेत्र जिसके द्वारा हम बुद्धिमान मशीनें बना सकते हैं जो मनुष्य की तरह सोच सकती है और निर्णय लेने में सक्षम है। अच्छा, एआई के पिता कौन है दोस्तों? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है दोस्तों जॉन मैकार्थी। ध्यान रखिएगा, इनका नाम बड़े बड़े शब्दों में याद रखिए, क्योंकि जॉन मैकार्थी वो शख्स हैं दोस्तों जिन्होंने एआई की भूमिका दी है आप लोगों के लिए। ठीक, यहां पे देख लीजिए, ये इनकी फोटोज लगी है जॉन मैकार्थी साहब की। ये है जॉन मैकार्थी साहब।
अब आ जाइए यहां पे टाइप ऑफ एआई। एआई के टाइप कितने हैं उनको देख लीजिए। टाइप्स ऑफ एआई में टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज, ठीक है, जैसे नैरो एआई है, जनरल एआई है, सुपर एआई है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी में रिएक्टिव मशीन्स हैं, लिमिट मेमोरी है, थ्योरी ऑफ माइंड है, सेल्फ अवेयर एआई है, ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों, ये एआई के टाइप्स हैं। अब दोस्तों जितनी चीजें मैं कवर करवा रहा हूं उससे बाहर कभी भी एआई में आपके लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इतनी चीजें जरूर आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद जस्ट इसका एमसीक्यू भी दूंगा, जैसे पिछले वाले थ्योरेटिकल पार्ट में दिया, ठीक है। ये ज्यादा बेटर है कि टॉपिक कवर करो उसके बाद उसका एमसीक्यू दो, ठीक है। और एक बात समझिए, इसके साथ मेरी पुरानी जो लिस्ट प्लेलिस्ट है दोस्तों 247 की 243 की ना 243 की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर वॉच करते रहिए, क्योंकि वो बहुत कारगर है, उसमें से बहुत लड़के सेलेक्ट हुए हैं, ठीक। अब यहां पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ एआई, एआई के अनुप्रयोग। यहां पे देखिए ऑटोमोबाइल, मतलब आप का कार ऑटोमेटिक चलेगा, वहां पे भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। बिजनेस फील्ड में है ही है। एजुकेशन में तो भरमार है भाई, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए फिनेंस है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में है, गेमिंग में है भैया, और गवर्नमेंट में है, और हेल्थ केयर में है एआई, ठीक है। इन सब में एआई का बहुत बड़ा योगदान है। आप आजकल हेल्थ केयर में आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन सक्सेसफुल, वो किसकी देन है, एआई की ही देन है, ठीक। आगे चलते हैं, बिग डाटा प्रोसेसिंग के बारे में समझेंगे। अब बिग डाटा प्रोसेसिंग है क्या? अच्छा, नाम से ही पता चलता है बहुत बड़ा डाटा ना, नाम से भी पता चल रहा है बहुत बड़ा डाटा। मतलब बिग डाटा शब्द आमतौर पर ऐसे डेटा सेट्स को दर्शाता है जो बहुत बड़े, जटिल होते हैं और सामान्य डेटा प्रोसेसिंग द्वारा प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़े होंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि सामान्य डेटा प्रोसेसिंग से उसे हम क्या कर सकते, मैनेज नहीं कर पाएंगे। यहां पे देखिए, ये डाटा सेट विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया भरमार डेटा देता है, डेली देता। अरे डेली ही तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चलाते रहते हैं, तो डाटा कहाँ है, ठीक। डाटा तो जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा ही। यहाँ पे देखिए, सेंसर, इंटरनेट एंड मोबाइल डिवाइस, यह डाटा स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर एंड अनस्ट्रक्चर प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, या कैसे सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रकार के डेटा हो सकते हैं। सेमी कंडक्टर कहां से दिमाग में आ गया था ना। आगे चलते हैं, बिग डाटा एनालिटिक्स क्या है? बड़े और विविध डेटा, ठीक है, बड़े और विविध डेटा सेट्स का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिग डेटा एनालिटिक्स कहा जाता है। यह स्टैटिकल एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डाटा माइनिंग एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग जैसे उन्नत विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके विशाल डेटा सेट्स से महत्वपूर्ण जानकारियां निकालता है। दोस्तों, ये थ्योरी लिखने में बहुत ही मेहनत की बात है, ठीक है, और ये आप तक डायरेक्ट पहुंच रही है कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन अभी वाले जो दिसंबर 2025 में पेपर हुआ उसमें से क्वेश्चन देखने को मिले। मैंने सोचा कि पहले यही टॉपिक मैं कवर करवा देता हूं, क्योंकि ये 243 वाले प्लेलिस्ट पे नहीं है ये सब वीडियो, ध्यान रखिएगा, इसलिए इनको कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी पड़ गया। आगे देखिए, वेयर बिग डाटा एनालिटिक्स यूज, कहां पे बिग डाटा एनालिटिक्स यूज होता है उसको समझते हैं। बिग डाटा एनालिटिक्स का उद्देश्य संगठनों की
अधिक सूचित व्यावसायिक निर्णय लेने, ठीक है, संचालक क्षमता को बढ़ाने, ग्राहक अनुभवों और सेवा में सुधार, ठीक है, सेवा में सुधार करने और प्रतिस्पर्धी दुनिया में अपनी संबंधित उद्योगों को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक, आगे देखिए, बिग डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस में डेटा एकत्र करना, ठीक है, संग्रहित करना मतलब स्टोरेज करना, संसाधित करना, विश्लेषण करना, रणनीतिक व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए परिणामों का दृश्यीकरण करना, ये सब दोस्तों बिग डाटा एनालिटिक्स प्रोसेस में शामिल होते हैं। समझ में आया? बिल्कुल एग्जैक्ट जहां से पेपर में कीवर्ड्स उठाए जाते हैं वो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं स्मार्ट वर्क करिए क्योंकि दुनिया बहुत आगे है, और इस स्मार्ट वर्क में अगर यदि आप फेल होते हैं तो समझ लीजिए बहुत पीछे आप चले जाएंगे। समझ में आया? यहां पे देखिए, बिग डाटा कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे वॉल्यूम मतलब मात्रा, वेलोसिटी मतलब वेग, वैरायटी मतलब विविधता। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? बिग डाटा एनालिटिक्स में आते हैं। यहां पे देखिए स्केल ऑफ डेटा मतलब ये बड़ा डाटा बीच में रखा गया है, और इसमें देखिए वॉल्यूम भी हो, वैरायटी भी हो, और वेरासिटी भी हो, और वेलोसिटी भी हो। मतलब कि वॉल्यूम क्या है, स्केल ऑफ डाटा कितना है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा, वैरायटी आपको बताएगा किस किस टाइप के डाटा हैं, और वेरासिटी मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ डाटा को बताएगा, और एनालिसिस ऑफ डाटा मतलब वेलोसिटी को आपको बताएगा। समझ में आया? ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जो है बढ़िया एक तरीके से कहिए इंतजाम से आप पढ़िए। टाइप्स ऑफ बिग डाटा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ये सब आते हैं। देखिए डाटा स्ट्रक्चर्ड होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा। डाटा के 3 टाइप मैंने बताया। ठीक है, कौन कौन से? सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड में कौन से आएंगे देख लीजिए, इजीली डिस्प्ले इन द रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, मतलब RDBMS, टेबल्स, रो एंड कॉलम, वो क्या किस में आएंगे? स्ट्रक्चरर में आएंगे। और यहाँ पे देखिए सेमी स्ट्रक्चरर में समटाइम्स दे लुक स्ट्रक्चर्ड और समटाइम्स अनस्ट्रक्चर्ड। आधार डाटा, सोशल मीडिया डाटा, ठीक है, सेंसर्स, ये सब किस में आएंगे? सेमी स्ट्रक्चर्ड में आएंगे। अनस्ट्रक्चर्ड में द डाटा इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि ये RDBMS की तरह नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर कैन नॉट बी डिस्प्ले रो एंड कॉलम, इसमें रो और कॉलम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये क्या है दोस्तों? ये है आपके अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में। ठीक है, इसको आप देखिए, थोड़ा मैं पानी पी लूं। आ गया समझ में? ठीक है, ये है क्या? स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। बिल्कुल सिंपली समझना होता है कि ये RDBMS में जिसमें रो एंड कॉलम देखिए सब चीज रहेगा, इधर देखिए इसमें नहीं डिस्प्ले होगा, तो डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए बिग डाटा टूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, बिग डाटा प्रोसेसिंग टूल्स में क्या क्या आता है? यहाँ पे देखिए हैडूप, बहुत आप सुने होंगे। ठीक है, और महाउट, स्पार्क, ठीक है, हाइव, PIG का नाम, HBase का नाम, NoSQL का नाम सुने होंगे, और यहाँ पे RTool का भी नाम सुने होंगे। दोस्तों इसमें से किसी भी आए कि बिग डाटा प्रोसेसिंग टूल कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव में 4 ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से एक रहेगा या तो 3 रहेंगे, एक गायब 3 रहेंगे और एक दूसरा दे देगा।
दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा बिग डाटा प्रोसेसिंग टूल्स है और इसमें से कौन सा बिग डाटा प्रोसेसिंग टूल्स नहीं है। तो आपको सारे जवाब उसी अकॉर्डिंग देना है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, अभी इसके पास एमसीक्यू आएगा, ठीक है, और आप उस एमसीक्यू में अच्छा जवाब लगाएंगे, ठीक है, यही हमारी उम्मीद रहती है। अब मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है जो कंप्यूटर और मशीन्स को डेटा से सीखने, पैटर्न पहचानने और न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। क्या क्या मैंने बोला? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है कौन? मशीन लर्निंग, ठीक है, जो कंप्यूटर और मशीन्स को डेटा से सीखने, पैटर्न पहचाने, किस पैटर्न का है? न्यूनतम मानव हस्तक्षेप, मतलब इसमें कम हस्तक्षेप होगा, ठीक है, के साथ निर्णय ले सके, ठीक, वही है मशीन लर्निंग। समझ में आया? अभी तक यदि आप डिफिनीशन नहीं समझे तो आज जरूर इन डिफिनीशनों से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सब है क्या एक्चुअल में। यहां पे देखिए, मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य ऐसे एल्गोरिदम विकसित करना है, ध्यान दीजिए, ऐसे एल्गोरिदम विकसित करना है जो समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार कर सके, ठीक है। मतलब देखिए, जैसे पुराने टाइम के अनुसार जो भी बना रहा हो, आज के टाइम में क्या चल रहा है, तो समय के साथ अपने डिफिनीशन में उसका सुधार कर सके, ठीक है, सुधार कर सके जब उन्हें अधिक डेटा के संपर्क में लाया जाए, ठीक है भाई। देखिए, हर एक दिन क्या कहिए कि इस क्षेत्र में हम इतना आगे चले जा रहे हैं कि हर एक दिन हमको नए नए डाटा से सामना करना पड़ता। और सबसे कंप्यूटर की बड़ी बात है दोस्तों, डाटा। जैसे देखिए, कंप्यूटर तो पहले आ गया था, लेकिन जब तक मेमोरी नहीं थी कंप्यूटर उतना यूजफुल नहीं था। मेमोरी आया, कंप्यूटर ज़्यादा यूजफुल हुआ, ठीक है, सामने सब कुछ आपके आया, ठीक, समझ में आया। आगे देखिए, यह क्षमता मशीनों को स्वायत्त रूप से कार्य करने की अनुमति देती है। मशीन लर्निंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा, फिर जैसे वहां जॉन मैकर्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप याद किए हैं, अब याद कर लीजिए दोस्तों, आर्थर सैमुअल ने 1959 में विकास किया, किसका? मशीन लर्निंग का। आर्थर सैमुअल 1959, आर्थर सैमुअल 1959। क्या अब भूलेंगे? क्या अब भूलेंगे? नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं जितना मेहनत और शिद्दत से आपको पढ़ाता हूं उसी तरीके आप पढ़िए भी, ठीक है। कहा हूं, आपको वादा करता हूं इस चीज का कि कंप्यूटर ऑपरेटर में कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन बायल नहीं जाने दूंगा, ये मेरा चैलेंज रहता है। और देख लीजिए, दिसंबर 2025 में पेपर आया था, ठीक है, एक दो टॉपिक मुझसे रह गए थे, उसके लिए मैं खुद आई एम सॉरी मांगता हूं। वो बहुत सिंपल, वो वैसे भी पूरी आप प्लेलिस्ट यदि पढ़े थे ईमानदारी से तो वो क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते थे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जो छूट गए थे वो इस प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो उसी मेहनत से यदि आप लगन से तैयारी करते हैं तो कभी बायल नहीं जाएगा। मेरे इतने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं कि ना पूछिए, और जो सेलेक्ट हुए हैं वो आज भी थैंक यू बोलते हैं कि हाँ, ये प्लेलिस्ट हमारे कारगर हुई। दोस्तों, मैं बहुत बड़ा ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, ठीक है, और मेरी बहुत महंगी फीस है, मेरी कोई फीस नहीं है, ठीक है। मैं आपके लिए टीचर हूँ, मैं ऐसा पढ़ाऊं जो आपको समझ में आ सके, बस। आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए डाटा ट्रेनिंग द मशीन्स, बिल्ड अ मॉडल, ठीक है, मतलब डाटा है किस तरीके से ट्रेंड करना है, मॉडल को किस तरीके से बनाना है, और प्रिडिक्टिंग आउटकम, ठीक है। अरे भाई, ये तो जरूरी है ना कि आउटपुट क्या आ रहा है इसका, हम कितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो तो होना ही चाहिए। यहां पे देखिए, कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग,
मशीन लर्निंग के टाइप हैं। सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग है, रेनफोर्समेंट लर्निंग है। ठीक है, यहां पे सुपरवाइज में कौन कौन से आएंगे? हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन, ठीक है, मेडिकल इमेजिंग, और अनसुपरवाइज में कस्टमर सेगमेंटेशन और मार्केट बास्केट एनालिसिस, ये सब आएंगे। यहां पे देखिए सेमी सुपरवाइज लर्निंग में टेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा, और ये क्या है? लेन फाइंडिंग ऑन द जीपीएस डाटा आएंगे, और रेनफोर्समेंट में ऑप्टिमाइज मार्केटिंग आएगी। और देखो ड्राइवरलेस कार, टेस्ला, याद आया? ड्राइवरलेस कार मतलब टेस्ला ने ड्राइवरलेस कार सबसे पहले प्रस्तुत किया है। ठीक है, ड्राइवरलेस कार मतलब बिना ड्राइवर के कार चलेगी। कहे किससे चलेगी? अरे भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर से चलेगी। ठीक है, बहुत बड़ा उपयोग है इसका। मशीन लर्निंग साथ में रहेगा, उसको ध्यान रखिएगा, उसी का टाइप है। अब हम डीप लर्निंग, अरे भाई इसका तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, डीप लर्निंग, गहराई की लर्निंग है। ठीक है, अच्छा डीप लर्निंग किसकी ब्रांच होगी? देखिए मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, तो फिर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की बात करेगा ना, बस वही सही है। देखिए डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक ब्रांच होगी। ठीक, ध्यान रखिए, मशीन लर्निंग की ब्रांच है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधार बेस्ड है। यहां पे देखिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, जो बीटेक के अभ्यर्थी होंगे वो तो जरूर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़े होंगे, क्योंकि जो पुराने भी हैं, नए तो पढ़ते ही हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो मैं हूं 2008 से 12 बैच। ठीक है, उस जमाने में इतना ज्यादा एआई नहीं था। उस समय मैंने न्यूरल नेटवर्क ये सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज देखिए आज एआई का क्या हो गया? आज एआई बूम पे आ गया है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह डेटा के भीतर जटिल पैटर्न और संबंधों को सीखने में सक्षम बनाता। जिस तरीके हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं उस तरीके जो है इसमें भी न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, समझ में आया? हमारा न्यूरॉन्स काम करता है ना, उसी तरीके इसमें भी न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाई होती है। ध्यान रखिएगा, यह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है, नाम से ही पता चल रहा है न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, जिसे डीप न्यूरल नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। किसके? डीप न्यूरल नेटवर्क। यह न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क, यहां पे देखिए मानव मस्तिष्क के जैविक न्यूरॉन्स की संरचना और कार्य से प्रेरित हैं और उन्हें बड़ी मात्रा में डेटा से सीखने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक, यहां पे आइए, ये है डीप लर्निंग। देखिए किस तरीके से एक दूसरे जुड़े हुए हैं। एक इमेज ले लीजिए आप चाहे, ठीक है, और फिर इस तरीके के बहुत सारी इमेजेस आपको गूगल में मिल जाएंगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आ जाइए दोस्तों, आज का बहुत फेमस टॉपिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। ठीक है, बहुत फेमस टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और दोस्तों यहां तक बता दूं, बिहार में जो जैसे एस्टेट होता है या कंप्यूटर का रिक्रूटमेंट होता है, उसमें दोस्तों ये सब भरमार के पूछा जाता है। मतलब आईओटी एक पूरा का पूरा वहाँ एक टॉपिक न कहिए, एक सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा आज के फील्ड में योगदान है। कोई रिमोट कनेक्ट करते हो एआई से करते हो, मैं स्लाइड चलाता हूँ रिमोट से एआई से आईओटी से चलाऊंगा, ये सब आईओटी है, एआई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि आईओटी का नाम केविन अस्टन द्वारा 1999 में दिया गया था। मतलब ये बहुत ही लेटेस्ट है, तो हमको आईओटी याद करना है केविन अस्टन, याद हो गया? ऐसे ही याद किया करिए जिससे जल्द से जल्द याद हो जाए कि आईओटी का जो है
आईओटी का नाम कौन दिए हैं? केविन एस्टन द्वारा 1999, तो याद ही रहेगा क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट है। ठीक है, यहाँ विभिन्न सेंसर युक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कनेक्शन होता है, जैसे मैंने बताया रिमोट कनेक्ट कर रहे हो, या फिजिकल डिवाइस, जैसे मैं इधर आ जाता हूं क्योंकि इधर कम अच्छा दिखता है, या फिजिकल डिवाइस जैसे वाहन, घरेलू डिवाइसेस, ध्यान रखिएगा, देखिए वाहन, घरेलू डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक में एम्बेडेड अन्य वस्तुएं जैसे सेंसर, सॉफ्टवेयर के बीच के कनेक्शन को संदर्भित करता है, जो इन चीजों को डेटा कनेक्शन व एक्सचेंज आदि को सक्षम बनाता है। एम्बेडेड सिस्टम के पारंपरिक क्षेत्र वायरलेस सेंसर नेटवर्क, कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेशन और अन्य सभी चीजें के इंटरनेट को सक्षम करने में योगदान करते हैं। समझ में आया? ये है दोस्तों आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से किस तरीके से जुड़ा है। देखिए ये क्या है भैया, सामने एसी लगी है, मेरे एसी जुड़ा हुआ है। ये क्या है, आपका बल्ब भी जलता है। ये क्या है भैया, यहाँ पे देखिए कैमरा चल रहा है, ठीक है, टीवी चल रही है। ठीक इस तरीके से बास हो गया, आपका वो जो टैब होता है, और यहाँ पे देखिए लॉक कर सकते हो इसको। ये सब चीजें आप आईओटी के तहत करते हो, करते तो हो, लेकिन अभी तक पता नहीं था कि आईओटी से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, इतना याद कर लीजिए कि हम उसको आईओटी से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करना है, ध्यान रखिएगा, लंबी वीडियो बनेगी। कनेक्टिविटी, इंटेलिजेंस, सेंसिंग, ठीक है, डायनेमिक नेचर, स्केल, हेट्रोजेनिटी, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, स्केलेबिलिटी, इंटीग्रेशन, ये सब दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक आप किसके हैं? आईओटी के। एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, इसको समझिए। देखिए स्मार्ट होम एप्लीकेशन, वेरिएबल एक ऐसा शब्द है जो आपको यदि नहीं समझ में आता है तो उसको समझाता हूं। देखिए वेरिएबल मतलब अलग अलग जगह से, अलग अलग मतलब जैसे मेरे पास मैं एक कोई थिंग्स बनाता हूं जिसमें अलग अलग जगह उसको बांध लेता हूं पूरी बॉडी में, ठीक है, और उस बॉडी को, उस सब जो डिवाइसेस बांधा हूं वो सब एक ही तरीके का काम करेंगी। वो सब एक हैं लेकिन उनके पार्ट अलग अलग हैं और सब एक साथ काम करती हैं, वो होता है दोस्तों वेरिएबल। ठीक है, यहां पे देखिए हेल्थ हुआ, ठीक, ट्रैफिक मॉनिटरिंग हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, स्मार्ट सिटी हुआ, रिटेल हुआ और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सब आते हैं दोस्तों इसके एप्लीकेशन में। आ जाइए यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज इन आईओटी। कौन कौन से टेक्नोलॉजीज इसमें यूज की जाती है उसको समझते हैं। ब्लूटूथ, अच्छी तरीके से आप परिचित हैं ब्लूटूथ से। पहले तो बहुत यूज होता था दोस्तों ब्लूटूथ, अब तो फिलहाल कम हो गया है। ठीक है, जब ब्लूटूथ का पिछले 4-5 वर्षों पहले एक तरीके से देखिए ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा यूज होने लगा था, लेकिन अब कुछ कम हो गया है। ठीक, ब्लूटूथ, लो एनर्जी, वाईफाई, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी, लो पावर वाईफाई और लाईफाई, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब इसके टेक्नोलॉजीज में आएंगे और इनके बारे में, सब के बारे में आप जान रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं सेलुलर नेटवर्क। हाँ, इनको डिटेल से पढ़ना है, ठीक, इनको डिटेल से पढ़ना है, बहुत आसान है दोस्तों। आप जब मैं जो चीज़ देखिए टॉपिक को बता देता हूं कि ये भी आप देख लिए तो उसको गूगल में भी डाल के आप देख सकते हो। ठीक, ध्यान रखिएगा। सेलुलर नेटवर्क नहीं, वो कंप्लीट हो गया। सेलुलर नेटवर्क एक प्रकार का वायरलेस नेटवर्क है। ये कैसा है, एक वायरलेस नेटवर्क है जो बहुत सारे सेल्स, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से क्लियर करिए, जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसके माध्यम से मोबाइल डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक,
मोबाइल डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और बहुत सारे सेल से ही ये बना होता है, वही है दोस्तों हमारा सेलुलर नेटवर्क। समझ में आया? आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, बेस स्टेशन सेल को नेटवर्क कवरेज प्रदान करता है, जिसके माध्यम से डेटा फाइलों को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर किया जाता है। प्रत्येक सेल का एक टावर होता है, ठीक है, जो एक फिक्स लोकेशन पर होता है। इसमें मौजूद सेल की रेंज 30 किलोमीटर, ठीक है, या उससे अधिक हो सकती है। ध्यान रखिएगा, 30 किलोमीटर की बात कर रहा है, मीटर की नहीं, या उससे अधिक हो सकती है। क्या है? प्रत्येक सेल एक टावर होता है जो एक फिक्स लोकेशन पे काम करता है। और यहां ऊपर वाली लाइन, बेस स्टेशन सेल नेटवर्क कवरेज प्रदान करता है, जिसके माध्यम से डेटा और फाइलों को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 30 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकती है। 30 किलोमीटर बहुत होता है। यह नेटवर्क लंबी दूरी तक कम्युनिकेशन करने में सक्षम होती है। एक लोकप्रिय सेलुलर नेटवर्क में मोबाइल कम्युनिकेशन, ध्यान रखिएगा, मोबाइल कम्युनिकेशन, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस मतलब जीपीआरएस, जीएसएम एंड सीडीएमएस, ये सब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये सब दोस्तों आप गूगल में इनका डाल के सब फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कोई चीज छूटने ना पाए। मान लीजिए मैंने हवा में दिया सीडीएम में, आगे बढ़ गया, तो मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका होता है फुल फॉर्म। इन सब फुल फॉर्म को आपको याद होना चाहिए, जिस तरीके से मुझे याद रहता है, तभी आप उस चीज को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, यहां पे देख लीजिए किस तरीके से ये जो है दोस्तों, इस तरीके के नेटवर्क बनाया जाता है, मतलब कि बेंजीन के आकार का होता है, ठीक, जो एक दूसरे से तभी तो कनेक्टेड होंगे। भाई ये एरिया तुम्हारा है, ये एरिया मेरा है, मैं इसमें कवरेज प्रदान करूंगा, इसमें आप कवरेज प्रदान करिए। एक नेटवर्क कटा, दूसरा पकड़ लिया। समझ में आया ना? ठीक, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इसका कवरेज इतना, ये क्या है? एक सेल कहा जाता है। इसे क्या बोला जाएगा? इसे सेल बोला जाए। अगर इसके बगल में मैं एक बनाना चाहूं तो देखिए किस तरीके बन गया ये, ठीक, ये इससे जुड़ जाए ना, ये दूसरा है, दूसरा जुड़ गया, नीचे आया, नीचे जुड़ गया। समझ में आया? इस तरीके से सब। अब मैं इसको जोड़ना चाहूं, देखिए ये देखिए दूसरा जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ गया। इस तरीके जुड़ता चला जाएगा सब एक दूसरे, ठीक है। इसलिए इसका आर्किटेक्चर इस तरीके दिया जाता है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वो इसी तरीके आकार में होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जेड वेव क्या है दोस्तों? बहुत 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 अच्छा है जेड वेव। यहां पे देखिए, जेड वेव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जेड वेव एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग होम ऑटोमेशन के लिए डिवाइसेज के बीच कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। मतलब किस में किया जाता है? यहां पे देखिए, होम ऑटोमेशन में, ठीक है, के लिए डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। यहां पे देखिए, यह लो कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। लेटेंसी इसकी 100 केबी होती है, 100 केबी या 1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड वाले पैक के लिए यह क्या है? विश्वसनीय होता है। यह सिग्नलिंग और कंट्रोल के लिए उपयोग करता है और मेश टोपोलॉजी पे काम करता है। अब मेश टोपोलॉजी को थोड़ा सा यहां बता देता हूं, मेश टोपोलॉजी कैसे। देखिए, ये है मेश टोपोलॉजी। ये क्या है? मेश टोपोलॉजी, जो सभी नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होंगे, यही है ना मेश टोपोलॉजी। अरे मेश आपको स्टार पढ़ा होगा, रिंग पढ़ा होगा, बस पढ़ा होगा, मेश पढ़ा होगा, ठीक है, ये सब पढ़े हैं ना, ठीक, वो इसी में तो ये आता है। और हाइब्रिड पढ़े होंगे, ये सब टोपोलॉजीज मैं पढ़ा चुका हूं, अभी तो कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने कवर किया। ठीक है, तो भूलना है ही नहीं आपको। ठीक, यहां पे देख लीजिए, ये है जेड वेव प्रोटोकॉल, इस तरीके से काम करता है। ठीक, देख लीजिए किस तरीके से, ये की है, ये बल्ब है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, समझ में आया? पूरे मतलब घर को कवर कर रहा है,
जेड वेव। अब तो इस तरीके के सेंटेंस आपको याद ही हो जाएंगे। यहां पे देखिए RFID, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, काफी इंपॉर्टेंट है ये। RFID का कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। अब देखिए आपका जो पेपर है वो इन सब चीजों से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि लगातार ये चीजें यूज हो रही हैं, इसलिए इन सब चीजों को ज्यादा फोकस कर रहा है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं और उन्हें टैग व रीडर के बीच साइट की सीधी लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा क्या बोला। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। किस पे काम करता है सबसे ज्यादा, तो जान लीजिए आप, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और उन्हें टैग या रीडर के बीच साइट की सीधी लाइन की कोई आवश्यकता इतनी नहीं होती है। यह सस्ती है और बहुत कम बिजली का उपयोग करती है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग इंडोर मूविंग नेविगेशन, स्मार्ट पार्किंग, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और बैटरी कम रिमोट कंट्रोल डिवाइस एप्लीकेशन में किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का बहुत बड़ा योगदान है। यहां पे देख लीजिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग में देख लीजिए, बस है, AC है, वो एक जो मतलब ये क्या है, ये होल करने वाला, पेच लगाने वाला, ठीक है, AC, कैमरा, ये सब, ये कैमरा, AC, जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, सब दोस्तों देखिए जुड़ा हुआ है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से। अब Z10 के बारे में हम X10 के हम बारे में बात करेंगे। IoT में होम ऑटोमेशन के लिए X10 प्रोटोकॉल लोकप्रिय है। अभी इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि IoT में सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल कौन सा है, तो वो होगा दोस्तों होम ऑटोमेशन के लिए X10 प्रोटोकॉल। ठीक है, समझ में आया। यह पावर लाइन सिग्नलिंग तकनीकी फिजिकल लेयर, यहां पे देखिए तकनीक फिजिकल लेयर के रूप में घरेलू वायर की मौजूद वायरिंग का उपयोग करती है। X10 डिवाइस अन्य बिजली के डिवाइस जैसे बल्ब, पंखे, एयर कंडीशन आदि के समान दीवार में प्लग के लिए इंटरफेस करने के लिए सरल है। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये जो भी आपके यहाँ वायरिंग होगी उसी पे ही काम करती है। सबसे बड़ा बात तो यही है X10 प्रोटोकॉल का। X10 होम ऑटोमेशन, रिमोट कंट्रोल का उपयोग लाइट और अन्य X10 डिवाइस का ऑन और ऑफ करने के लिए किया जा सकता है। अब जिगबी बहुत फेमस प्रोटोकॉल है दोस्तों और बहुत अच्छा है। जिगबी एक तरह का वायरलेस डिवाइस, ये वायरलेस डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। वायरलेस डिवाइस में डेटा को क्या ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जिगबी के सेटअप में यूजर को कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं और जिगबी ज्यादा मात्रा में एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम भी नहीं करता है। जिगबी का निर्माण IoT नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। ठीक, IoT नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। यह है दोस्तों जिगबी आपको। ठीक है, अब आ जाइए 5G। देखिए 3G आया, अरे पहले तो 1G 2G, मैं 3G से स्टार्ट कर रहा हूं। 3G आया, 3G के बीच में LTE आया, ठीक है, उसके बाद 4G आया, 4G के बाद ये क्या आ गया, 5G आ गया, जो अपने यहाँ चल रहा है। ध्यान रखिएगा, मैं अपने यहाँ इंडिया की बात कर रहा हूँ। 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल नेटवर्क का पांचवा जनरेशन है। यह सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क है जिसे वायरलेस नेटवर्क की स्पीड और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए डेवलप किया गया है। यह टेक्नोलॉजी डाटा क्वालिटी को भी बढ़ाती है जो वायरलेस नेटवर्क को ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, यह यूजर को
आसानी से बड़े डेटा को डाउनलोड करने तथा उन्हें शेयर करने में आसानी होगी। यहां पे देखिए 5G नेटवर्क रेडियो टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। ठीक है, ये किसका उपयोग करेगा? रेडियो टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है दोस्तों। यहां पे देखिए 5वीं पीढ़ी की वायरलेस तकनीक अल्ट्रा लो लेटेंसी, इसको याद रखिएगा ये वाला शब्द, अल्ट्रा लो लेटेंसी और मल्टी जीबीपीएस डेटा स्पीड पहुंचाने में ये सक्षम है। यहां से क्वेश्चन बना है, इसलिए मैंने आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। यह है आपका 5G का डायग्राम। 5G आप चलाते हैं, फोन पे यूज करते हैं, इसलिए बहुत बड़ा इसमें डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। यहां पे देख लीजिए GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, फुल फॉर्म याद करिए पहले, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, यह एक वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क है। किसी मोबाइल नेटवर्क में जनरल पैकेट रेडियो सर्विस के द्वारा हम डेटा और सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या प्राप्त कर सकते हैं। GPRS एक 2.5G नेटवर्क है, क्योंकि यह दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के मध्य नेटवर्क है। GPRS में डेटा दरें 56 kbps पर सेकेंड से लेकर 114 मतलब 114 kbps पर सेकेंड तक होती है। या मोबाइल फोन से इंटरनेट एक्सेस करने, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता और इसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मल्टीमीडिया वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है। समझ में आया? आगे देखिए, यह है GPRS सिस्टम का दोस्तों डायग्राम। यहां पे देखिए पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन GSM सेलुलर नेटवर्क, हाई डाटा स्पीड 21.4 kbps पर टाइम स्लॉट अप टू 8 टाइम स्लॉट, और यहां पर कितना मतलब 171.2 kbps तक आता है। यहां पे देखिए फिजिकल चैनल फॉर द डाटा ट्रांसमिशन, जैसे असाइन ऑन द डिमांड कैन बी द शेयर्ड विद द अदर यूजर्स। यहां पे देखिए पैकेट कंट्रोल यूनिट, मतलब कि पैकेट कंट्रोल यूनिट PCU की बात करता है ना, ये बनता है PCU, ध्यान रखिएगा PCU। यहां विजिटेड टू, ये सब में देखिए ये GSM है ना, ठीक है, GSM के आगे जैसे हम विजिटेड MSC या VLR गेटवे MSC और VLR और ये PSTN, ठीक है। और यहाँ पे देखिए SGSN हो और इसके बाद GGSN है, ठीक। और ये किस पे काम किया? ये GPRS होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये किस पे? एक्सटर्नल डाटा नेटवर्क से जुड़ता है। दोस्तों ये रहा आपका आज का कंप्लीट वीडियो। इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। अब इसका अगले में MCQ मिलेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ जो नए अभ्यर्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे ये पता चले कि हाँ ये भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।